दोस्तों जय हिंद। आज के लेक्चर में सभी का स्वागत है। हम आगे चल के अभी पढ़ेंगे इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी and traveling in same direction, दो वेव्स जो इक्वल फ्रीक्वेंसी की हो और एक ही डायरेक्शन में चल रही हो, ठीक है, इन सेम डायरेक्शन कॉमा सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, then they form interference pattern। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हुई। डेफिनेशन से ज़्यादा आता पता तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक आइडिया आ गई। ठीक है, दो वेव्स चलेंगी। पहले 2D में देख लेते हैं, फिर हम इसका सिमुलेशन देखेंगे। दो वेव्स लेकर आते हैं, ठीक है। ये कोई मीडियम है मीडियम है, यहाँ पे कोई एक पार्टिकल, इमेजिनेशन थोड़ा तगड़ा लगेगा भाई। एक पार्टिकल ले लेता हूँ मैं येलो कलर का। ये पार्टिकल यहाँ पे, दिस इज मीडियम पार्टिकल। ये मान लो मीडियम का पार्टिकल है। क्या है ये? मीडियम का पार्टिकल। मीडियम कुछ भी हो सकता है ना। हवा मान लो, ठीक है। हवा में से एक तरंग उठी, एक वेव आई, इसके पास आएगी, ठीक है। जब ये वेव इसके पास आएगी, तो लेट्स से कि जब इसके पास आएगी तो ये वेव जो है ना, इस पार्टिकल को पहले ऊपर उठाएगी, ठीक है। लेट्स से y1 डिस्प्लेसमेंट से इस पार्टिकल p को ये वेव ऊपर उठा रही है, ठीक है। और एक ही वेव नहीं चल रही थी, इसके साथ और एक वेव थी, इसके साथ और एक वेव चल रही थी, ठीक है। और वो जब यहाँ P पॉइंट पे आएगी, पहले हम उसे दिखा देते हैं। हो सकता है ये जो दूसरी वेव हो, ध्यान देना यहाँ पे, हो सकता है ये जो दूसरी वेव हो वो भी उसके साथ साथ चले और इसको डिस्प्लेस करे y2 डिस्प्लेसमेंट से। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल P का ऊपर की तरफ होगा y1 प्लस y2, अगर दूसरी वेव इसके साथ आती पहली वेव के तो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दूसरी वेव इसके साथ आए, ठीक है। तो अगर दूसरी वेव ऐसे आती है और इस पार्टिकल को नीचे डिस्प्लेस करना चाहती है, वही इंस्टेंट पे जब पहली वेव आ रही थी, ठीक है। इस वेव को कुछ नाम दे दें हम। ये ग्रीन कलर की ए वेव और ये वाइट कलर की बी वेव आ रही है, ठीक है। एट द सेम टाइम वो पी पे आती है, तो ग्रीन वाली वेव पी वाले पार्टिकल को ऊपर उठाना चाहती है, वाइट वाली वेव इस पार्टिकल पी को नीचे उठाना चाहती है और नीचे उसका डिस्प्लेसमेंट करना चाहती है y2, ठीक है। तो हम इसका डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, लेट्स से कि वो y है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे y1 y2 अपोजिट में है, y1 y2 अपोजिट में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y1 माइनस y2। नीचे लिख लेता हूँ क्लियरली, ठीक है। अगर y1 डिस्प्लेसमेंट ऊपर और y2 जो सेकेंड वेव है वो हमारे p पार्टिकल को भी ऊपर डिस्प्लेस करती है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2, ठीक है। अगर इस p पार्टिकल को एक वेव ऊपर खींचती है, y1 डिस्प्लेसमेंट से एक नीचे खींचती है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हम कह देंगे y1 माइनस y2, ठीक है। फॉर अनदर एग्जांपल, अगर नंबर से समझना चाहते हो, एक वेव 10 सेंटीमीटर ऊपर खींचना चाहती है हमारे मीडियम के पार्टिकल को, और एक वेव 2 सेंटीमीटर हमारे पार्टिकल को वही इंस्टेंट पे ऊपर खींचना चाहती है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट दोस्तों 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा इसका? 12 सेंटीमीटर। सबसे छोटी बात की हमने इंटरफेरेंस के अंदर, ठीक है। दो वेव्स चलेगी एट अ गिवन पोजीशन एट अ गिवन टाइम, P पे साथ में आई वो,
एक नीचे दबाना चाहती है हमारे पार्टिकल को, एक वेव ऊपर दबाना चाहती है, ठीक है। तो ये पी पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा, वो होगा वेक्टर एडिशन ऑफ y1 प्लस y2, एक सबसे छोटी बात, ठीक है। और उसके कारण ये दोनों वेव के चलने के कारण इसका कुछ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब दो वेव जब मिलके चलेगी तो एक तीसरी प्रकार की वेव क्रिएट होके चलेगी, ठीक है। ऐसा मानते हैं कि अगर ये वाइट कलर की वेव होती ही नहीं तो पार्टिकल जो ग्रीन कलर की वेव है उसके हिसाब से डिस्प्लेस करता जैसी वो डिस्प्लेस करवाती। अगर मान लो दूसरे सिचुएशन में ये ग्रीन कलर की वेव होती ही नहीं, ओनली वाइट कलर की वेव होती, तो जैसी वाइट कलर की वेव डिस्प्लेस करवाती उस प्रकार से ये पी पार्टिकल डिस्प्लेस करता। लेकिन ये दोनों अगर साथ में आती है तो कुछ तीसरे प्रकार का डिस्प्लेसमेंट पी पार्टिकल करेगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों वेव्स जब चलेगी रिजल्टेंट एक तीसरे प्रकार की ही वेव वहाँ पे मिक्स होके चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पे दिखाया। ये वेव क्या हो सकती है वो मैं सिमुलेशन की तरफ चलता हूँ। हमने तो देख लिया था, रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए हम थोड़ा सा इसे रिपीट कर देते। हमारा नल एक कहाँ गायब हुआ भाई, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू वेव्स। इंटरफेरेंस यहाँ पे रिसेट कर दिया। यहाँ पे देखो पानी है और ये दो नल यहाँ पे है, ठीक है। ऐसा मान लो दो पत्थर हैं पानी के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, नीचे वाले नल से मैंने 2 बूंदे डाली, ऊपर वाले नल से कुछ 2 बूंदे डाली। जब वो पानी के अंदर गिरेंगी, ठीक से काम नहीं कर रहा, हाँ ठीक है, देख सकते हैं। ऐसे रिसेट कर दो। अगर ऊपर का नल स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, तो पानी के अंदर लहरें क्रिएट हुई इस प्रकार से, ठीक है। अपना पैटर्न क्रिएट किया उसने, ठीक है। अगर उसका एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी अगर हम चेंज कर दें, मतलब बूंदों की साइज़ में छोटी कर दूँ, तो वेव का शेप भी चेंज हुआ। एम्पलीट्यूड अगर मैं बढ़ा देता हूँ, ध्यान देना जो वाटर ड्रॉपलेट्स निकल रहा है उसके शेप के ऊपर ध्यान रहेगा सब लोगों का। बूंद बड़ी हो गई, ठीक है, मतलब एम्पलीट्यूड बड़ा किया। इन टर्म्स ऑफ वेव हम देखेंगे तो शेप ऑफ वेव डिफरेंट, ठीक है। ठीक है, नीचे वाला नल स्टार्ट करते हैं। ये अपने हिसाब से अपनी वेव क्रिएट करेगा, जितना एम्पलीट्यूड उसका होगा, जितनी फ्रीक्वेंसी उसकी होगी, ठीक है। कहीं पे कोई पार्टिकल होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। ये पूरे टैंक में कहीं एक पार्टिकल होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस वाटर ड्रॉपलेट्स फ्लोइंग इनसाइड द रिवर, ठीक है। अगर दोनों हम स्टार्ट कर दे तो ये भी स्टार्ट कर देते हैं और ये ऊपर वाला भी स्टार्ट कर देंगे। जल्दी स्टार्ट नहीं हो रहा है ऊपर वाला, क्या दिक्कत है पता नहीं, ठीक है। ठीक है, जब मैंने ऊपर वाला भी नल स्टार्ट कर दिया तो किसी तीसरे प्रकार की ही वेव जनरेट हुई, राइट। सो दोनों का इंटरफेरेंस मिक्सिंग होगा। रफ लैंग्वेज में कहेंगे तो दो वेव्स का जब मिक्सिंग होगा तो एक तीसरे ही शेप की, तीसरे ही प्रकार की वेव जनरेट होगी, जिसका खुद का कुछ एम्पलीट्यूड होगा, खुद का कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, कुछ इंटेंसिटी होगी। तो ये सभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें अभी करने हैं, ठीक है। मुझे लगता है अगर हम लाइट का दिखाएं ना तो ये ठीक से समझ में आएगा। 2 लाइट सोर्स अगर हम ऑन कर देते हैं, पहले मैं एक लाइट सोर्स ऑन कर दूं, ठीक है, तो कुछ वेव चल रही है, लाइट वेव चल रही है, ठीक है। कहीं पे डार्क पॉइंट दिखाई दे रहा है, डार्क पैटर्न, और वहाँ पे हमें एक ब्राइट पैटर्न, ठीक है, मतलब अप एंड डाउन, ऊपर नीचे वेव जा रही है, ठीक है। उसके साथ ही साथ दूसरी वेव ऑन कर देता हूँ मैं तो पैटर्न चेंज हो गया। मतलब एक नीचे वाला लाइट और एक ऊपर वाला लाइट, 2 वेव्स साथ स्टार्ट कर दी तो एक तीसरे प्रकार का ही पैटर्न बन गया, ठीक है। इसको कहते हैं इंटरफ्रेंस, मिक्सिंग ऑफ 2 वेव्स, ठीक है। मिक्सिंग तो ये वर्ड अच्छा प्रॉपर नहीं होगा, इंटरफेरेंस इज प्रॉपर, ठीक है। अभी इंटरफेरेंस के भी कुछ टाइप्स होंगे, हम चलते हैं अभी टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हमने देखा इंटरफेरेंस के अंदर डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल, 2 वेव चलेंगी तो जहाँ पे कोई पार्टिकल है उसको डिस्प्लेस करेगा। जैसे कोई झील है, झील के अंदर 2 पत्थर डाल दिए, आगे कोई पत्ता है तो पत्ता एक पार्टिकल है। जब ये 2 वेव्स वो पत्ते तक पहुँचेगी
वो पत्ते को डिस्प्लेस करेगी, कितने एम्पलीट्यूड से डिस्प्लेस करेगी, कितना डिस्प्लेसमेंट उसका होगा, वो हमने देखा। ठीक है, तो कोई भी वेव्स हो सकती है, लाइट वेव, साउंड वेव, या स्ट्रिंग के ऊपर दो वेव क्रिएट करके इंटरफेरेंस हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी कंडीशन क्या है, यू रिक्वायर 2 वेव्स। ठीक है, ओके। लेट से इसके अभी मैथमेटिकल पोर्शन में हम चलते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड पहला पोर्शन, मैथमेटिकल चीज़, इसके अंदर जो पैरामीटर्स आएंगे कि दो वेव जब चलेगी इंटरफेरेंस करेगी तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। एम्पलीट्यूड समझते हैं ना, हम यहाँ पे पहले हेडिंग लगा दे येलो कलर से, फिर हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड क्या है। पता नहीं है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ, ठीक है, इतना ही ठीक है। दो वेव्स जो हमने ड्रॉ की थी, ये पहली वेव, ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड A1 है। ठीक है, दूसरी वेव साथ चल रही है। ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड A2 है, वो किसी पॉइंट P पे आएगी। तो ये P पॉइंट का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, मतलब ये दो जो वेव्स जब चलेगी, दो वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, ताकि P का डिस्प्लेसमेंट हम बता सके, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या P का एम्पलीट्यूड कितना होगा जब ये दोनों वेव्स P पे आएंगी। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं साथ तो निकली, लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो गई, साथ हो गई, अपोजिट हो गई। ठीक है, तो दो वेव्स स्टार्टिंग से कहाँ चली, मतलब ये पहली वेव, ठीक है, हो सकता है ये जो दूसरी वेव है वाइट कलर की, वो उसके आइडेंटिकल हो, एग्जैक्टली ऐसे हो। ठीक है, यहाँ पे हम कहेंगे कि ये दोनों वेव्स के अंदर फेस, बहुत गौर से ध्यान देना, अभी ये दोनों वेव्स हैं, एक जैसे दिख रही है और एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से निकली है। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पे इनका फेज डिफरेंस जो है वो है 0। फेज डिफरेंस कैसा है, 0 है। ठीक है, अगर मैं सेकंड सिचुएशन करूँ, सेकंड सिचुएशन में अगर कहूँ कि एक वेव जो है ना, यहाँ आगे है, एक वेव थोड़ी आगे है, एक वेव थोड़ी पीछे है, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 नहीं होगा। ठीक है, फेज डिफरेंस का मतलब क्या है, इसका ये जो क्रेस्ट है और इसका क्रेस्ट है साथ साथ आगे जा रहा है, यहाँ पे ट्रफ है तो यहाँ भी ट्रफ है, साथ आगे जा रहे हैं। लेकिन ये सेकेंड सिचुएशन में देखो, ये अगर मैं फर्स्ट सिचुएशन दिखाऊँ, ये सेकेंड सिचुएशन में अगर हम देखते हैं, ये जो सेकेंड वाली वाइट वाली वेव है, इसका क्रेस्ट और ये इसका ट्रफ साथ चल रहे हैं, मतलब नीचे वाले, ऊपर वाली जो वेव है उसका ट्रफ और नीचे वाली वेव का क्रेस्ट साथ चल रहे हैं। यहाँ पे क्रेस्ट क्रेस्ट साथ चल रहे थे, यहाँ पे क्रेस्ट ट्रफ साथ चल रहे थे। ठीक है, मतलब ये फेज इनका कुछ अलग होगा, 0 नहीं होगा, एक ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर जा रही है वेव। ठीक है, तो इसको कहते हैं फेज डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड एज फेज डिफरेंस, जिसको एंगल से बताया जाता है, जिसको एंगल से बताया जाता है। ठीक है, जब ये मिक्स होके साथ में चलेंगी तो रिजल्टेंट कुछ फेज होगा, इनके फेज डिफरेंस से कुछ एक नई वेव क्रिएट होगी, उसका कुछ फेज होगा। तो वो जानकारी हमें लेनी है। अब मैं मैथमेटिकल पोर्शन बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने बताने की कोशिश की कि फेज डिफरेंस एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, हम इसको अगर कुछ डिफरेंट वे से बताएं, अभी ये वेव में बताना, बहुत सारे डायग्राम्स निकालना, उससे अच्छा फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं कि ये जो पहली वेव है जिसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं A1, ठीक है, एक सिंपल एरो से दिखा दिया। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा एक दूसरी वेव देखो, ये देखो, इससे अच्छा हमने कहा एक सिंपल एरो निकालो। ठीक है, दूसरी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड मान लिया था हमने A2 है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस है। ठीक है, जिसको हम एंगल से बताते हैं। ये दूसरी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड A2 है, इस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फेज डिफरेंस जब 0 होता तो मैं A2 की लाइन सीधी निकालता, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है, यहाँ पे नॉट 0 लिखना चाहिए था मैंने, ये वाला।
यहाँ पे फेज डिफरेंस 0, कुछ फेज डिफरेंस है। कितना फेज डिफरेंस है? हमने कहा फाई का फेज डिफरेंस है A1 और A2 वेव्स के अंदर। A1 A2 क्या है? मैंने एम्पलीट्यूड दिखाए दो वेव्स के, ठीक है। इसको फेजर डायग्राम कहते हैं। एक वेव को एक एरो से दिखाना मतलब उसको फेजर डायग्राम में मैंने बताया। A1 एम्पलीट्यूड से, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड A2 था, ठीक है, और दोनों के बीच में कुछ एंगल था, कोई आगे कोई पीछे थी वेव, तो हमने उसको एंगल से दिखाया A5, ठीक है। और इन दोनों को जब हम मिक्स कर देंगे तो एक कोई तीसरी वेव बन जाएगी, इनके कॉम्बिनेशन से कोई तीसरी वेव बन जाएगी जिसका एम्पलीट्यूड होगा A। वो डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? यहाँ से एक लाइन यहाँ जा जोड़ देंगे, वेक्टर एडिशन, जैसे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में करते थे ना, दो वेक्टर का एडिशन, लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से वैसे किया, ठीक है। ओके, अभी जो रिजल्टेंट फेज बना हम वो मान लेते वो है डेल्टा। जो रिजल्टेंट फेज बना वो हम मान लेते डेल्टा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ कितने फेज चल रहा है ये, ठीक है। हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, मतलब ए का आंसर हमें निकालना है। दो वेव जब मिक्स होंगी तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक है। इस ट्रायंगल से हम छोटा डेरिवेशन कर सकते हैं। डायग्राम में यहाँ नीचे लेकर आता हूँ, ठीक, यहाँ पे, राइट। अब इस डायग्राम के अंदर देखो, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। ये वाला पोर्शन देखना तुम लोग, ये और ये साइड हम निकाल लेते हैं, ठीक है। छोटा सा डेरिवेशन होगा, कुछ डेरिवेशन करेंगे, कुछ डेरिवेशन हम छोड़ देंगे, ठीक। ये मैं कह सकता हूँ क्या, ये A2 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये 90 डिग्री है भाई। तो भाई साहब ये साइड कितनी होगी? ये साइड होगी A2 cos फाई और ये होगी A2 sin फाई, ठीक है। हमें पूरा ट्रायंगल मिल गया एक। यस और नो? तुम लोग मेरे साथ कनेक्टेड हो या डिस्कनेक्ट हो गए? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। तो फिर ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, ठीक है। ये साइड A है, ये टोटल साइड क्या होगी? A1 प्लस A2 cos फाई, और ये वर्टिकल साइड होगी A2 sin फाई। तो यहाँ अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये होगा A स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कंप्लीट साइड में बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ बेटा, तो ये जो नीचे वाली साइड है ये कितनी होगी? A1 प्लस A2 cos फाई। सो A1 प्लस A2 cos फाई का स्क्वायर प्लस A2 sin फाई का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो मैं 2-3 स्टेप खा लेता हूँ स्टेप्स, हम डायरेक्टली इसके आंसर के ऊपर चले आते हैं, ठीक है। नहीं तो करना ही पड़ेगा क्योंकि 2 रिजल्ट आ रहे हैं, सो स्किप नहीं करते, सॉल्व करते इसको। चलो, ये A प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, दिस इज़ A, ये है B, उसका होल स्क्वायर, तो इसको एक्सपांड करते हैं तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 cos फाई, A2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, सो 2 इंटू A1 इंटू A2 cos फाई, प्लस ये वाली टर्म का स्क्वायर अगर एक्सपांड करके लिखोगे तो वो हो जाएगा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। सो A स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से कुछ कॉमन मुझे दिख रहा है क्या? तुम लोगों को एक चीज़ कॉमन दिख रही है क्या? मुझे ये और ये दोनों रिश्तेदार लग रहे हैं। A2 स्क्वायर वहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई बच जाएगा और वो 1 आ जाएगा। हमने फिर लिखा यहाँ पे ये A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई प्लस A2 स्क्वायर, ये समझ गए क्या? ये और ये यहाँ से A2 स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, अंदर cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई वो 1 हो जाएगा, इसलिए जो बचेगा वो सिर्फ A2 स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अभी व्हाट वी कैन राइट, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है बेटा उसका फॉर्मूला हमें मिल गया, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, बाकी कुछ समझे ना या समझे, कभी कोई तुम लोगों से पूछे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ 2 वेव्स क्या है, एटलीस्ट हमें ये फॉर्मूला तो रटना है, याद रखना है, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई।
व्हाट इज़ A1 पहली वेव का एम्पलीट्यूड, व्हाट इज़ A2 सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी कि A1 जो एम्पलीट्यूड है वो ही खुद चेंज हो रहा है, नहीं, A1 एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, A2 एम्पलीट्यूड जितने पहले था उतना ही आखिरी तक रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर वो चेंज हो गया तो फिर यहाँ पे वो सिलेबस के बाहर की बात चली जाएगी, ठीक है। A1 भी कांस्टेंट रहेगा, A2 भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फाई से दिखाएंगे यहाँ पे, वो पुट करने के बाद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम इजीली बता सकते हैं। तो यहाँ से हमें इंटरफेरेंस का सबसे पहला फॉर्मूला मिल गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स। अभी इसका दूसरा फॉर्म देखते हैं, इसका दूसरा फॉर्म देखते हैं। सबसे ज़रूरी फॉर्मूला है ये, हमें मिला है। अगर दो वेव्स जो चल रही हैं वो सेम एम्पलीट्यूड की हो तो सेकेंड सिचुएशन में यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पहली वेव और ये दूसरी वेव, इसका एम्पलीट्यूड भी A1 A0 ले लेते हैं, इसका एम्पलीट्यूड भी A0 है, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड A0 पहली वेव का, दूसरी वेव का भी एम्पलीट्यूड कितना है, A0 है। मतलब सेम एम्पलीट्यूड की दो वेव जब चलेगी तो जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा ये पूछा है, ठीक है। इन दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फाई होगा, कोई आगे होगी कोई पीछे होगी, नॉट नेसेसरी कि इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट, इसका ट्रफ और इसका ट्रफ एक दूसरे के साथ हो, अलग अलग होंगे तो हम उसको फाई से दिखाएंगे, ठीक है। फाई इज अ फेज एंगल बिटवीन टू वेव्स, ये पकड़ लो, आगे और क्लैरिटी से बताऊंगा ये मैं, ठीक है। ठीक है, तो वो कंडीशन में डालते हैं। तो यहाँ पे A1 कितना मिला मुझे, हाउ मच इज़ A1 नाउ इज़ A0 एंड हाउ मच इज़ A2, मतलब सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड वो भी A0 है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हम उठा लेते हैं, वो क्या था, वो ये था, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, ठीक है। ऑल राइट, चाहो तो मैं इसको डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकता था, लेकिन ये हल्का फुल्का सा है, हम ये स्टेप डाल के इसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आंसर निकाल लेते। A1 को A0 पुट कर दो, सो ये A0 स्क्वायर, A2 भी A0 स्क्वायर। क्योंकि ये केस क्या ले रहे हैं हम, यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं कि कर क्या रहे हैं हम, केस हम क्या कर रहे हैं, टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड अगर है तो हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो ये वेव क्रिएट हो रही है ये कर रहे हैं। ये क्या लिखा है मैंने, दिस इज रिजल्टेंट वेव, ठीक है। हो क्या रहा है, इन दोनों वेव्स का साथ में मिक्स होके किसी पॉइंट P पे आएंगे। मैंने सेपरेट दिखाया लेकिन वो साथ ही चलेंगी। डिस्टिंग्विश करने के लिए ग्रीन कलर की और वाइट कलर की वेव मैंने थोड़ी ऊपर नीचे दिखाई है, एक्चुअली में किसी पॉइंट P पे आएगी तो साथ साथ चलते हुए ये वेव आएगी, ठीक है, और एक नई वेव क्रिएट हो जाएगी। तो उसका एम्पलीट्यूड हम निकाल रहे हैं, इंटरफेरेंस हो रहा है दो वेव्स का। तो यहाँ लिखा मैंने 2A0, इधर भी A0 और यहाँ पे भी आ जाएगा cos फाई, ठीक है। क्या लग रहा है क्या होगा यहाँ पे, A0 स्क्वायर प्लस A0 स्क्वायर 2A0 स्क्वायर प्लस 2A0 स्क्वायर cos फाई बन जाएगा, ठीक है। क्या कॉमन आएगा यहाँ से, 2A0 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस क्या बनेगा यहाँ पे cos फाई, ठीक है। और ये A0 स्क्वायर बाहर आके A0 बन जाएगा, रूट में ये 2, ये 1 प्लस cos फाई, ठीक है। कोई मैथमेटिक्स के जो बच्चे हैं यहाँ पे वो बताएं 1 प्लस cos फाई को हम क्या लिखते हैं, या मैंने बेसिक मैथ्स में भी इस चीज़ को बताया था। इसका 2 कुछ cos square सब्स्टिट्यूशन, फाई, 5/2, 2 cos स्क्वायर 5/2, ठीक है। तो ये बाहर था हमारा A0, अंदर गए ये 2, 1 प्लस cos फाई को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1, ठीक है। यस और नो, ठीक है। ये 1 कहाँ चला गया, लेट मी राइट इट करेक्टली, ये अंदर 1, ठीक है। cos फाई को हम लिखेंगे, वी विल राइट 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1, ठीक है।
ये 1 और ये 1 चला जाएगा, वो हमारे बेसिक मैथ्स के फॉर्मूला शीट में देखना, इसको मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि यहाँ से ये क्या लिखा है, ठीक है। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, कंप्लीट करते हैं रिजल्ट को। अंदर में क्या बचा, ये 2 × 2 हो गया 4 cos स्क्वायर 5/2, ठीक है। ये बाहर आके क्या बनेगा, 4 बाहर आके 2 बन जाएगा, cos स्क्वायर 5/2 और रूट भी निकल जाएगा। दिस इज़ नथिंग बट 2a0 cos 5/2 रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये आ गया जब दो वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम हो, ठीक है। ये नहीं आया समझ में, कोई चिंता नहीं। फॉर्मूला नंबर 2 बहुत ज़रूरी, कई जगहों पे यूज़ होगा। एम्पलीट्यूड अलग, ये वाला फॉर्मूला, एम्पलीट्यूड सेम, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये याद नहीं रहा, जिसको डिराइव करना कुछ दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है, वो बस इतना ही याद रख के कंडीशनल पुट करके ये इजीली ला सकता है, ठीक है। ये होगी तो बात, ठीक है। फॉर्मूला ही फॉर्मूला आते जाएंगे अभी। बस यहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड की बात की, जब दो एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो और दो एम्पलीट्यूड जब सेम हो जाए। अभी हम इंटेंसिटी की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इंटेंसिटी ऑफ वेव, ठीक है। हम जानकारी लेते हैं कि इंटेंसिटी क्या होती है। तो मैं हेडिंग लगा देता हूँ यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ वेव, ठीक है। फिर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के कुछ मिलते जुलते फॉर्मूला हम निकालेंगे। इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव, ठीक है। इंटेंसिटी का बच्चों फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी का वेव के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। इट इज़ नथिंग बट एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। ई स्टैंड्स फॉर जो एनर्जी, वेव के पास जो एनर्जी होगी किसी गिवन टाइम में वो फ्लो हो रही होगी। अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का हम क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर लेंगे जहाँ से वो चल रही है, ठीक है। एक छोटा सा फील आने के लिए हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि जब कोई वेव चलती है, ये वेव है भाई, ठीक है, ये वेव चल रही है, ठीक है। इसका एक छोटा वाला पोर्शन हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ से हम थोड़ा जूम करके ये वाला पोर्शन अगर हम इसका ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन थी और जब मैंने स्प्रिंग को प्लग किया, ऊपर नीचे जब घुमाया, तब ये इस प्रकार का शेप बना रही थी किसी इंस्टेंट में, ठीक है। जब हम इसको ऑसिलेट नहीं कर रहे थे तो ये स्ट्रेट थी, ऊपर नीचे घुमा रहा हूँ मैं इसे, वेव फॉर्म आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, इसकी जो लेंथ थी स्प्रिंग, ये जो रस्सी मान लेते हैं, इसको स्ट्रिंग मान लेते हो। दिस इज अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग का एग्जांपल लिया है मैंने, वेव ऑन ए स्ट्रिंग। ऑब्वियसली समझ सकते हैं, लिखने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी ये वाला पोर्शन देखो, ये रेक्टेंगल मतलब मैं हाईलाइट करने के लिए निकाला कि देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करना, जब हमने स्प्रिंग को या स्ट्रिंग को प्लग नहीं किया, घुमाया नहीं, तो उसकी लेंथ, और जब हम घुमा रहे उसकी लेंथ में थोड़ा सा फ़र्क आ गया, इलोंगेट हो गई। यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ से यहाँ जब देखते हैं तो यहाँ पे इलोंगेट हो गई, मतलब रस्सी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, तभी तो वो थोड़ी स्ट्रेच हो गई। जब ये वेव निकल जाएगी, एनर्जी निकल जाएगी, ये वापस कंप्रेस हो जाएगी, मतलब अपनी नेचुरल लेंथ पे वापस आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वेव चलने के लिए, ये जो मैकेनिकल वेव की बात कर रही है, जो वेव चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और वो मीडियम कैसा होना चाहिए, इलास्टिक मीडियम होना चाहिए। ये हमने स्टार्टिंग में भी लिखा था, सिंपल सा पॉइंट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं बेटा। स्प्रिंग, ये रस्सी को हम घुमाएंगे, रस्सी थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाती है घुमाते घुमाते, क्योंकि वो इलास्टिक होती है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। ऑलराइट, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, मूव कर रहा है पार्टिकल ऊपर नीचे, पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो इस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, राइट। उस सभी का ख्याल करते हुए, ये सभी पैरामीटर्स कंसिडर करते हुए इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला गया। ये क्यों बता रहे हो सर, क्योंकि ये ई जो है, ई के लिए हमने ये काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सब्स्टिट्यूट किया, कुछ सॉल्व किया, आंसर हमें मिला, उसके डेरिवेशन में हम नहीं पढ़ रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला है 1/2 रो
ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी, ठीक है। ये क्या है इसके अंदर, उसको भी लिख लेते हैं। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला नंबर 3 हमें मिला इंटरफेरेंस के अंदर, ठीक बच्चों। रो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी, किसकी डेंसिटी होगी इन दिस सिचुएशन, इस स्ट्रिंग की डेंसिटी होगी, डेंसिटी ऑफ द रस्सी, स्ट्रिंग, डोरी। ए एरिया नहीं होगा, एरिया के लिए तो हमने एस यूज किया, राइट। ए नथिंग बट क्या होगा, कोई बता सकता है व्हाट इज ए, व्हाट विल बी ए हियर, एम्पलीट्यूड की जय हो, एम्पलीट्यूड। ओमेगा, ओमेगा बच्चे सो गए, बच्चों को पता नहीं हमारे ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये v क्या है, ये होगी वेव की स्पीड, वी टॉकिंग अबाउट वेव स्पीड, ठीक है। पार्टिकल स्पीड नहीं लेना यहाँ पे, वेव स्पीड लेना, लगे तो v ओमेगा लिखो, ठीक है। बहुत सी चीज़ें अगर इसके अंदर कांस्टेंट है, 1/2 तो नंबर है, कांस्टेंट है, गौर कर भाई, इधर उधर मत देख, बातें मत कर, जूम ऐप के बाहर मत जा, कुछ चीज़ें इधर उधर से खोल मत, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सीख। ये कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट होगी ना रस्सी की, वो चेंज नहीं होगी। फिक्स एम्पलीट्यूड नहीं, वो चेंज कर सकते हैं, तो एम्पलीट्यूड वेरी है यहाँ पे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख दिया जाए, रख सकते हैं। वेव स्पीड अगर इसे भी कांस्टेंट रख दिया जाए, वेव कहाँ चलेगी, आगे चलेगी ना, कहाँ चल रही है वेव, वी डब्ल्यू आगे चल रही है। बाकी की चीज़ें कांस्टेंट रखते हैं, अगर एम्पलीट्यूड वेरी करेंगे तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का ये रिलेशन हम बना सकते हैं। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, जो पीछे एम्पलीट्यूड पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे इंटेंसिटी पढ़ा है और दोनों का रिलेशन देखा हमने, इंटेंसिटी के फॉर्मूला में एम्पलीट्यूड आ रहा है। बाकी की चीज़ें, ये चीज़ और ये चीज़ अगर कांस्टेंट की जाए तो रिलेशन आएगा एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के बीच में, ये वाला, आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिलेगा, देखो कैसे। एम्पलीट्यूड का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एम्पलीट्यूड का क्या फॉर्मूला हमारे पास है, वो अंडर रूट में लिखा था अभी, अंडर रूट ऑफ, अगर मैं स्क्वायर कर दूँ और अंडर रूट हटा दूँ तो यहाँ पे लिखेंगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, ये फॉर्मूला आएगा। स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट हट गया, राइट, ओके। और ये रिलेशन है, इस रिलेशन को देखो, इस रिलेशन को अगर मैं बाकी की चीज़ में जिसको कांस्टेंट किया था उसको मैं के सिंबल से दिखाऊँ, इक्वल टू के फॉर्म में मुझे लिखना है, आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे लिखा था बच्चों, उसको मैं आई इज इक्वल टू के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, और मुझे पता है ये सभी चीज़ें कांस्टेंट है, उनको मैंने के लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू के इंटू ए स्क्वायर। अगर यहाँ पे मुझे कुछ सब्सिट्यूट करना है, अगर आई के जगह पे मैं आई1 लिख दूँ तो ए के जगह पे मुझे a1 स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अगर मैं आई2 के फॉर्म में लिखूँ तो आई कैन राइट दिस वे। a1 को अगर मैं a1 स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर दूँ तो क्या मैं i1/k लिख सकता हूँ। a2 स्क्वायर को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ i2/k लिख सकता हूँ मैं। ये रिलेशन से यहाँ आया, यहाँ से ट्याऊ, ट्याऊ से ट्याऊ, ठीक है। अगर मुझे कभी a1 लिखने की ज़रूरत पड़ी तो क्या मैं रूट में i1/k लिखूँ। अगर मुझे a2 लिखने की ज़रूरत पड़ी तो क्या मैं रूट में i2/k लिखूँ। मसाला रेडी करके रखा, सब्जी पकाने की है हमें यहाँ पे, ठीक है। i1 इज इक्वल्स टू के इंटू a1 स्क्वायर, बस ये k को नीचे लेके आया, फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे बन गया, स्क्वायर हटा दिया तो स्क्वायर रूट बन गया, मतलब a1। मुझे यहाँ पे a1 a2 को सब्स्टिट्यूट करना है, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करना है, इसलिए मैं ये कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। लगा देते वहाँ पे, ठीक है। और a को भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो a को यहाँ से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल्स टू नथिंग बट i/k, ठीक है। सबको, हमारे यात्रीगणों को अभी बस में बिठा देते हैं। a को मैंने लिखा i/k इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर को लिखा मैंने i1/k। यहाँ से उठा रहा हूँ सभी चीज़ों को बच्चों, क्या क्या उठा रहा हूँ मैं बता देता हूँ। देखो भाई, ये उठाऊँगा, ये उठाएंगे, ये उठाएंगे, ये उठाएंगे, ये उठाएंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ उठाओगे उसे, यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे,
यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ। ठीक है, चलो अभी फटाफट से कंप्लीट कर देते हैं। वाइट कलर, I1 बाई के प्लस, कोई मुझे बताए I2 स्क्वायर को क्या लिखूँ? व्हाट शुड आई राइट I2 स्क्वायर? I2 by K. I2 by I2 K. by K. I2 बाई के प्लस 2। A1 को क्या लिखूँ रूट में? Under root I1 I1 by I1 by K. K. I2 को भी अंडर रूट I2 बाई के लिख देंगे और ये हो जाएगा cos फाई। ठीक है, ये वाला अगर एक ही रूट में लिखा जाए तो चलेगा ना? दो छतरी से अच्छा एक ही छतरी में आ गए दोनों इनटू। ठीक है, तो हर जगह पे के लिख रहा है, दिख रहा है मुझे। ये अंडर रूट में के स्क्वायर होके के बन जाएगा, तो आई कैन इजीली कट हियर के टैंक 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 कट हो गया। ये हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिला। इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 और रूट के बाहर कॉस है, कॉस फाई। फॉर्मूला नंबर 4, वी गॉट फॉर्मूला नंबर 4, इंटेंसिटी ऑफ वेव। दो वेव्स चलेगी I1 I2 इंटेंसिटी से, रिजल्टेंट जो वेव होगी उसकी इंटेंसिटी I होगी, वो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। जैसे एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला हमने निकाला था, ये वाला एक और ये पीछे वाला एक। ठीक है, पहला एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, बढ़िया। दूसरा फॉर्मूला था, जब हमने दोनों एम्पलीट्यूड को सेम कर दिया तब हमें फॉर्मूला मिला था 2A0 कॉस फाई बाई 2। ठीक है, वैसे ही इंटेंसिटी अगर दो वेव्स की सेम है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी वो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम केस बना देते हैं वो, राइट दैट केस हियर। ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, जब हम कक्षा 12वीं में जाएंगे वहाँ पे हमें वेव ऑप्टिक्स एक टॉपिक मिलेगा जहाँ पे हम लाइट की वेव की बात करेंगे। सभी चीज़ें एज इट इज़ एक्सप्लेन होगी वहाँ पे। मतलब ये टॉपिक दो जगह पे यूज़ होगा। जब हम क्लास 12th में वेव ऑप्टिक्स पोर्शन पढ़ेंगे, सेम एज इट इज़। यहाँ पे मैकेनिकल वेव है, वहाँ पे लाइट वेव होगी, बस अंतर इतना होगा। ठीक है, तो सो मत जाना बीच क्लास में। केस, क्या केस कर रहे थे हम यहाँ पे? एम्पलीट्यूड सेम करना है ना हमें, एम्पलीट्यूड सेम कर लेते। इफ A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू A0 और इंटेंसिटी भी सेम है, I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I0। ठीक है, तो हमें A तो मिल गया था ना, A कितना मिला था एम्पलीट्यूड इक्वल करने से? 2A0 कॉस फाई बाई 2। ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4A0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ठीक है, पीछे गए हम, यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला। ठीक है, क्या रिलेशन मिला? A स्क्वायर को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना I बाई के, तो A स्क्वायर को मैंने I बाई के सब्स्टिट्यूट किया। 4 इंटू I0 को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी? I0 बाई के, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ठीक है, तो K और K चला जाएगा, तो इंटेंसिटी का फटा पोस्टर निकला हीरो 4I0 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया। कितवा फॉर्मूला है भाई? ये आज का 5वां फॉर्मूला है, 5th फॉर्मूला। ठीक है, 5 फॉर्मूला मिले, 2 इंटेंसिटी के, 2 एम्पलीट्यूड के और बाकी बचे हुए। इतने फॉर्मूला हमने आज निकाले। आई बात समझ में? यस सर नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. ज़्यादा पकाया तो नहीं ना? पकाया तो भी क्या सर, पढ़ना तो है ही ना हमें। ठीक है, पकाने की क्या बात उसमें। ठीक है, चल आगे चलते हैं। ये सभी मसाला लेके हम अभी पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेट्स डिस्कस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। इंटरफेरेंस जब हम पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस जब हम पढ़ेंगे दो प्रकार के हम पढ़ते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। उसमें से हम पहला पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, ठीक है। पहले मैं सिचुएशन विजुअलाइज कर दूं, फिर मैथ्स करते हैं, ठीक है। मैथ्स में कुछ नहीं होगा, सिंपल सिंपल से जो फॉर्मूला भी उठाए हमने वो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विजुअलाइज करने जा रहे हैं, हमें लगेंगी दो वेव्स। ये पहली वेव, ठीक है। सेम आइडेंटिकल वेव में लेता हूँ, ठीक है। वो कलर बस दे देता हूँ उसको दूसरा, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर पाए उसे। ये आ गई, ठीक है। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमने सेम एम्पलीट्यूड लिया ए, इसका भी एम्पलीट्यूड ए लिया, अलग भी हो सकता है, तभी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये वेव जो है, ठीक है, ये दो वेव है, दिस इज वेव ए एंड दिस इज वेव बी, ठीक है। दिस इज वेव ए एंड दिस इज वेव बी, ठीक है। थोड़ा ऊपर निकाल दूँ, ठीक, कोई बात नहीं। जब ये दोनों वेव अगर साथ में चलेगी, ठीक है, चल रही है एक पर्टिकुलर मीडियम से, ठीक है, दोनों साथ में चलेगी, एक दूसरे के ऊपर अगर मैं रख दूंगा तो आइडेंटिकल दिख रही है वेव्स। ये दोनों वेव्स कैसी है? आइडेंटिकल है। मतलब एक का क्रेस्ट, एक का ट्रफ, एक की पीक, एक की वैली मैच हो रही है, ठीक है, दोनों वेव साथ में चल रही है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, एक वेव आगे चल रही है, एक वेव पीछे चल रही है, एक वेव आगे है थोड़ी, एक वेव पीछे है, मतलब इनके बीच में कुछ गैप है, कुछ डिस्टेंस है, कुछ डिफरेंस है, राइट। ये कंडीशन में तो वो साथ चल रही थी। जब ऐसा होगा, या ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे एक वेव हो, एक वेव पीछे हो। मेरी बात समझो, पहली कंडीशन जहाँ पे दोनों एक ही पॉइंट से निकली है वेव, ठीक है, एक ही पॉइंट से जब निकलेगी ये वेव और जब साथ में चलेगी तो दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके दिखाऊंगा तो ऐसे दिखेगी, ठीक है। मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, सभी पॉइंट्स साथ साथ आगे चल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे दिखाऊं, एक वेव थोड़ी आगे है, एक वेव पीछे, अभी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। एक वेव थोड़ी पीछे है, एक वेव थोड़ी आगे है, राइट। अभी भी क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, राइट। अच्छा, अगर मैं इसको और आगे ले जाऊं यहाँ पे, तो अभी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है, राइट। ये ओके। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा वो मैं बता दूं, फिर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात आगे करेंगे, ठीक है। अगर ये वेव यहाँ से चलती, ये वाली सिचुएशन में देखो, ये वाले सिचुएशन में क्या हो रहा है? एक दूसरे को काट रही है वेव्स, एक का एम्पलीट्यूड नीचे जा रहा है, एक का मतलब एक वेव नीचे दबा रही है एक पॉइंट को, एक वेव वही पॉइंट को ऊपर दबाएगी। एक का वैली है, एक का पीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहा है। तो दिस इज द सिचुएशन विच इज कॉजिंग द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? दोनों वेव साथ में चलेंगी। तो ये साथ में चलेंगी, ये वर्ड को हम टेक्निकल वर्ड से रिप्लेस कर देंगे कि फेज डिफरेंस इनका कुछ होगा, तब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। फेज डिफरेंस की वैल्यू कुछ हो जाएगी, तब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी, ठीक है। मैं चीज़ों को थोड़ी क्लैरिटी देने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल सेट कर देता हूँ। यहाँ पे ये हटा दिया थोड़ी देर के लिए, ऐसे 2-4 वेव्स में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। ऐसे ही ये भी 2-4 वेव कॉपी करते हैं, पेस्ट पेस्ट, ठीक है। एक वेव ये उठाई मैंने और ये दूसरी वेव उठाई, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डाल दी। क्यों मेरी छोटी बड़ी हो गई क्या? एक दूसरे के ऊपर रख दी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है, राइट। ये वेव उठा लेता हूँ। दूसरी सिचुएशन जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, नॉट ओनली फॉर दिस सिचुएशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। हो क्या रहा है? मतलब एक का पीक और दूसरे वेव का पीक साथ साथ चल रहे हैं, ओके।
आगे पीछे भी चली, अगर दो वेव थोड़ी आगे पीछे चलती है तभी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है बेटा, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये वेव पीछे है, आगे चल के दूसरी वेव उसको ज्वाइन हुई, दोनों साथ चल रहे हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को समझते हैं अभी, ये इसको थोड़ा याद कर देते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये एक वेव, ठीक है, ये एक दूसरी वेव इस प्रकार से चल रही है, ठीक है। तो ये देखो, ये वैली, उस पे दूसरे वेव का पीक इसके ऊपर आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा तो एक वेव उसको नीचे दबाने की कोशिश करेगी और दूसरी वेव उसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगी, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। इसी को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कोई पार्टिकल है, एक वेव उसको ऊपर उठाएगी, दूसरा पार्टिकल भी, दूसरी वेव भी इस पार्टिकल को ऊपर उठाएगी, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, राइट। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड टूट जाता है, ठीक है। जब दो वेव्स आएगी, एक ये वेव प्लस ये एक वेव किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे सुपर इम्पोज करेगी, तो वो पॉइंट P का जो एम्पलीट्यूड होगा वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ना बड़ा हो जाएगा। अगर इसका एम्पलीट्यूड है A1 और इसका एम्पलीट्यूड है A2, तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो फॉर्मूला से हम पुट करके निकालेंगे, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज्ड हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, दब जाएगा। अगर वही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, एक ये वेव है, ग्रीन कलर से दिखाते हैं इसे भी, दूसरी वेव वाइट कलर से दिखाई थी मैंने, ये अगर अपोजिट फेज में चलती है, ऐसे कंडीशन से चलती है, जब वो P पॉइंट पे आएगी तो P पॉइंट का जो एम्पलीट्यूड होगा वो हमने देखा छोटा हो गया, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये दोनों वेव्स ने झगड़ा किया और रिजल्टेंट वेव छोटी हो गई, इन दोनों ने फ्रेंडशिप की तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ा, ठीक है। ये बात हमें करनी है। अभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बातें मैं थोड़ी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ये हमें करना है। अभी मैथ्स के पोर्शन की तरफ चलते हैं। एक बार समराइज कर दो, वेरी सक्सेशन 30 सेकंड के अंदर पूरा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि दो वेव्स, इंटरफेरेंस के लिए दो वेव्स लगती है, तो दो वेव्स अगर हम लेते हैं, अगर वो सेम पैटर्न में चलती है, सेम पैटर्न में चलती है, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा कहीं पॉइंट P या कहीं मीडियम के पार्टिकल P का, वो और बढ़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसकी कुछ कंडीशन होगी, वेवलेंथ का डिफरेंस इतना होना चाहिए, फेस का डिफरेंस इतना होना चाहिए, तभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। क्या एक ही कंडीशन है क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की? नहीं। यहाँ पे देखो मैंने दो एग्जांपल यहाँ पे बताए, एग्जांपल 1 में बताया मैंने, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, एग्जांपल 2 में भी मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। एक आगे है वेव और एक वेव थोड़ी पीछे है, फिर भी जब ये मिल रहे हैं तब साथ में चल रहे हैं। सो देयर आर मेनी केसेस कैन बी पॉसिबल टू मेक अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब वो अपोजिट फेज में चलेंगे, फेज इज अ टेक्निकल वर्ड, साथ साथ चलेंगे नॉन टेक्निकल वर्ड, सेम फेज में चलेंगे टेक्निकल वर्ड। सो यहाँ पे अगर वो अपोजिट फेज में चलते तो दे आर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। नाउ इसको आगे बढ़ाते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जान लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना, बहुत ज़रूरी फॉर्मूला हम यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं, नो नॉनसेंस नाउ। इसकी बात करते हैं यहाँ पे, एम्पलीट्यूड A इज इक्वल्स टू, क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा बच्चों अभी, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, राइट, ठीक है। और इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई, ठीक है। यहाँ पे अगर फाई की वैल्यू, ये थोड़ी देर के लिए हम याद रखेंगे, आगे चल के मैं उसका रीज़न भी दूंगा कि ऐसा ही क्यों। अगर फाई की वैल्यू 0 हो, अगर फाई की वैल्यू 2 पाई हो, अगर फाई की वैल्यू 4 पाई हो, अगर फाई की वैल्यू 6 पाई हो, व्हाट इज फाई? फाई इज अ फेज डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 है,
यहाँ पे ये सिचुएशन में फेज डिफरेंस कितने का है, 2 पाई का है, फिर भी दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो हमने कहा कि 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, इसको जनरलाइज करके अगर लिखेंगे हम, या हम लिखेंगे कि फाई की वैल्यू 2n पाई के मल्टीपल में हो तो दो वेव्स क्या करेंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 0 हो। अभी फेज डिफरेंस विजुलाइज कैसे करना है मैं कल बताऊंगा, अभी इतना ही देखते हैं बस। 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, इन जनरल 2n पाई हो और n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ भी हो, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, हमें अभी यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ डिस्टेंस भी है, तो डिस्टेंस पाथ डिफरेंस के टर्म में भी हम इसको बता सकते हैं, पाथ डिफरेंस के टर्म में भी इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, दो कंडीशन बेटा हमें मिली, एक तो फेज डिफरेंस की कंडीशन हमें मिली, एक दूसरी कंडीशन पाथ डिफरेंस की मिले, वो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए मतलब वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, देखो क्या है वो कंडीशन, एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है ये, बार बार हम यूज़ करेंगे इसको। डेल्टा से भी दिखाया जाता है, सिर्फ हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसको डेल्टा से दिखाएंगे, डेल्टा फाई। ठीक है, ये डेल्टा दिखाना सही होगा, दो वेव्स का डिफरेंस है ना, तो डेल्टा दिखाएं। पाथ डिफरेंस के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, डेल्टा फाई, ये हमारा फेज डिफरेंस हुआ, इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला याद रखना, दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। मैं यहाँ पे लिख लूँ, ये है फेज डिफरेंस एंड दिस इज कॉल्ड एज पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। ठीक है, जगह क्रिएट करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। और अगर इसको हम पुट करेंगे 2n पाई, क्योंकि हमें पाथ डिफरेंस का आंसर लाना है ना, तो ये 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। 2 पाई कट हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा एक्स हमें मिलेगा n इंटू लैम्डा, n इंटू लैम्डा। ठीक है, पाथ डिफरेंस अगर 2n पाई का हो, सॉरी फेज डिफरेंस 2n पाई का हो, तो पाथ डिफरेंस वहाँ पे n लैम्डा का हो जाएगा। लैम्डा इज अ वेवलेंथ के टर्म में हम इसको पाथ डिफरेंस रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमें दो फॉर्मूला मिले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कल इसके ऊपर और प्रकाश डालेंगे हम। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन मैथमेटिकली सेटिस्फाई करने के लिए ये दो चीज़ें हमने आज पढ़ी, ये दो ज़रूरी चीज़ें हमने आज पढ़ी, दिस एंड दिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, और ये नया फॉर्मूला मैंने बताया। ठीक है, और इसके ऊपर कल के लेक्चर में हम प्रकाश डालेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक सभी लोग जो डीपीपी में ग्रुप के ऊपर सेंड कर रहा हो उसे सीरियसली करें, ये लेक्चर को बार बार देखें, एटलीस्ट 70% जब तक समझ में नहीं आता तब तक इसे देखें। मैं अभी थोड़ी देर में इसको यूट्यूब के ऊपर डाल रहा हूँ, नोट्स ग्रुप के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ, ताकि नोट्स को कंप्लीट करो, कोई लेजीनेस नहीं दिखाएगा। अभी हम अभी क्लास 12th स्टैंडर्ड में जाने वाले हैं, हमें स्ट्रिक्टली बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ाई करनी है। ठीक है, कोई लेजीनेस नहीं होगा, कोई निग्लिजेंस नहीं होगा, कोई अवॉइड नहीं होगा, कोई लेथर्जी यहाँ पे हम माइंड के अंदर नहीं डालेंगे। ठीक है, प्रोकास्टिनेट नहीं करना है, पोस्टपोन नहीं करना है चीज़ों को, आज की चीज़ आज ही करेंगे। ठीक है, नहीं तो बहुत ही भयानक संकट आएगा जिससे हम उभर नहीं पाएंगे।